मैं आपका दोस्त, आपका भाई श्याम दादीच आपका स्वागत करता हूं हमारी ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए जो हमारी संस्कृत की क्लास है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं आचार्य श्याम दादीच आपके समक्ष संस्कृत का जितना भी हमारा पाठ्यक्रम है उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा लेकर आपके सामने यहां पहली क्लास में उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। मैं श्याम दादीच विगत 10 से 12 वर्षों से इस कंपटीशन के फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी के लिए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम मैंने कंप्लीट करवाए हैं, चाहे वह ग्रेड सेकंड हो, फर्स्ट हो, चाहे रीट इत्यादि का हो। और आप सभी जो है भली भांति रूप से परिचित हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि अगर संस्कृत का प्रयोग हम अभी भी कंपटीशन क्षेत्र में कर रहे हैं तो मतलब संस्कृत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की ये हमारी पहली कक्षा जो है, इस पहली कक्षा में हम ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम पर विस्तार रूप से चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। और दोस्तों उस चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न बनता है या टॉपिक में क्या क्या रूप दिए हुए हैं, कितने मार्क्स का वह होगा, क्या स्तर उसका होगा, वैकल्पिक प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर होगा वो किस तरह का होगा, वो आपके कौन से पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, और साथ ही आपको यह भी जानकारी दी जाएगी कि कितने दिवस में हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है पुनः ऑनलाइन पढ़ाई के ऐप पर, और ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और हमारा कोर्स परचेज कीजिए ताकि आप लोगों की सहायता हो सके और जल्दी से जल्दी आप अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करके इस परीक्षा की तैयारी को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सके दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आज का प्रकरण प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश को याद करते हुए एक श्लोक के माध्यम से मैं इस क्लास का प्रारंभ करना चाहूंगा। तो आप सभी जहां कहीं भी है अपने हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी जो कि बुद्धि के देवता हैं उनका स्मरण करेंगे और हम हमारी क्लास आज की प्रारंभ करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो सर्व कार्येषु सर्वदा भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए आज की ये हमारी पाठ्यक्रम की परिचर्चा हम प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको विदित है कि आरपीएससी के द्वारा ये दोनों जो पेपर है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो दोनों पेपर की कुछ स्कीम है वो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं कि प्रथम पेपर आपका यहां पर रहने वाला है और प्रथम पेपर के माध्यम से आपको जीके और जीएस की तैयारी अपनी करनी है दोस्तों। अगर हम ग्रेड सेकंड की बात करें तो साइकोलॉजी वाला पार्ट जो है वो पहले पेपर में आता है, और ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो साइकोलॉजी वाला पार्ट सेकंड पेपर में आता है। तो दोनों में बस यही फर्क है, इसके अलावा आपका जीके का पेपर सेम रहने वाला है, अर्थात वही जीके के टॉपिक जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल और कहीं पर भारत की आ जाएगी, कहीं पर विश्व की आ जाएगी, गुप्त काल, मौर्य काल ग्रेड फर्स्ट में है, तो इंडिया वर्ल्ड की ज्योग्राफी ग्रेड सेकंड में है। तो वो पेपर वन पर हम चर्चा ठीक है ज्यादा ना करते हुए केवल इतना बताएंगे आपको कि आपका जो पेपर वन होने वाला है दोनों ही में, तो दोनों का मैं स्कीम बता देता हूं। पेपर वन आपका ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर वन होगा दोस्तों वो आपका 75 क्वेश्चन का होगा। कितने क्वेश्चन का? 75, अर्थात 150 मार्क्स का वह क्वेश्चन होगा, पेपर होगा। इस 75 क्वेश्चन को भी अनेक भागों में बांटा गया है और उन अनेक भागों में से ही मैं बता देता हूं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, स्कूल मैनेजमेंट है, उसमें मैथ्स है, साइंस है, गणित है, रीजनिंग है, अंग्रेजी है, और आपका जो है वो होता ना सांख्यिकी है, अर्थशास्त्र है, करंट जीके है, ये बहुत सारी चीजें यहां पर दी गई है। तो इन 75 क्वेश्चंस में आपको 150 अंकों का मैटर मिलता है, माइनस मार्किंग रहेगी, आप सभी को पता है। और उसी की तरह हम बात करें तो पेपर वन वही आपका ग्रेड सेकंड का है, और पेपर वन ग्रेड सेकंड की हम बात करें दोस्तों तो पेपर वन ग्रेड सेकंड में प्रश्नों की संख्या हो जाती है 100 और मार्क्स जो है वो आपके कितने हो जाते हैं? 200। ये आपको ध्यान रखना है, ये 200 अंक डिसाइड करते हैं। ठीक है, पेपर वन जो आपका ग्रेड सेकंड का है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन सा पेपर है?
पेपर 1 है, पेपर सेकंड हमारा संस्कृत का रहने वाला है। यहां पर साइकोलॉजी आपकी आ जाती है। साइकोलॉजी के यहां पर 30 प्रश्न रहते हैं जिनके माध्यम से आप जीके के साथ साथ साइकोलॉजी की भी तैयारी यहां पर करते हैं, और 200 अंकों का ये रहता है, और जबकि ग्रेड फर्स्ट में 150 अंकों का रहता है दोस्तों। तो इस तरह से पेपर 1 का आपका मैटर जो है वो इस तरह से आएगा, और ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का जो पेपर सेकंड है उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये पेपर 1 जो है आपको मैं कहता हूं कि सिलेक्शन ये डिसाइड करता है। हालांकि सब्जेक्ट का अपना रोल रहता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है उसका स्तर मैं नहीं कह सकता कि इतना हार्ड आएगा कि आप लोग को परेशानी होगी। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपका जो पेपर 2 है उसमें बहुत अच्छा जो है आपका स्कोर रहता है, और वहां पर फिर ये डिसाइड करते हैं। अर्थात आपको एक सीधा सीधा शॉर्ट बता देता हूं कि इस पेपर में अगर आपके 40 प्लस सही है, इट मींस 75 में से 40 प्लस आपके सही है, तो आपका सब्जेक्ट अगर 130, 35 या 140 जा रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और उसी तरह यहां भी आपके अगर 60 प्लस है, मैं तो 50 प्लस में भी सेलेक्ट हो गया था, लेकिन ये जो 60 प्लस है, इस 60 प्लस के बाद वहां पर आपको 135 प्लस जाना पड़ता है। अगर वहां आप 140 45 जा रहे हो तो 50 भी यहां पर काफी रहता है दोस्तों। तो ये सिलेक्शन का जो है क्राइटेरिया रहता है। और अगर हम बात करें विगत कुछ वर्षों की, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ संस्कृत की जाती है। हालांकि ग्रेड फर्स्ट का जो लास्ट कट ऑफ था वो सर्वाधिक कम गया, इस बार सबसे कम गया था, 319 कुछ रहा था। तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, कंपटीशन बढ़ रहा है तो पढ़ने वाले भी बढ़ रहे हैं, पेपर का स्तर भी बढ़ रहा है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करो इन चीजों के पचड़े में तब पढ़ना जब पेपर देकर आ जाओ, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले पेपर का आपका मामला है, इसको आपको छाप लेना है, सेव कर लेना है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम चलें और सिलेबस की चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन संस्कृत स्कूल एजुकेशन। अर्थात विद्यालयी जो शिक्षा होती है, दो प्रकार के डिपार्टमेंट है राजस्थान में, एक है माध्यमिक शिक्षा विभाग और एक है संस्कृत शिक्षा विभाग। तो ये जो सिलेबस है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग का है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से आपको इसे देखना है। चलिए भाई, तो इस पेपर 2 देखो ये दिया हुआ है, पेपर 2 आपके सामने दिया हुआ है। इस पेपर 2 को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और कौन सा स्नातकोत्तर स्तर, अर्थात पीजी वाला भी मैटर यहां पर आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके उच्च माध्यमिक स्तर पर बात करते हैं। तो पार्ट 1 आपका उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, और इसमें कहा गया है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम दे दिया गया है, अर्थात आधार किसको बनाया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी को, अर्थात प्रश्नों का स्तर लघु सिद्धांत कौमुदी डिसाइड करेगी। और उसमें भी कौन सा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण है दोस्तों। उस संज्ञा प्रकरण में कौन कौन सी संज्ञाएं आपको देखनी है दोस्तों। तो सबसे पहले कहा गया इत संज्ञा, आपको पता है 6 प्रकरण है। लोप संज्ञा, अदर्शनम लोप है, ठीक है। संयोग संज्ञा, हलोनंतरा संयोग है। संहिता संज्ञा, परह सन्निकर्ष संहिता। प्रयत्न, आभ्यंतर और बाह्य, आपको पता है 5 और 11 में डिवाइडेड है। उसी तरह उच्चारण स्थान, आपको पता है 7 होते हैं 11 सूत्रों के माध्यम से। और पद संज्ञा अर्थात शुभ तिगंतम पद, अर्थात इसमें आप समझ सकते हो कि ग्रेड सेकंड का ही पार्ट यहां पर लिया गया है, ज्यादा इसको छेड़ा नहीं गया है। तो इत, लोप, संयोग, संहिता, प्रयत्न और उच्चारण स्थान और पदम, ये पहला पद यहां पर आपका होने वाला है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखें तो नंबर 2 पर दिया निम्नलिखित सूत्राणाम आधारे स्वर व्यंजन विसर्ग संधि नाम। अब देखो संधियां 5 होती है, लेकिन क्योंकि आधार किसको बनाया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी को, इस वजह से 3 संधियों का मैटर दिया गया है, स्वर व्यंजन और विसर्ग, संधि नाम ज्ञानम तथा सूत्रानुसारम संधि ही संधि विच्छेदस्य, सूत्रों के अनुसार संधि और संधि विच्छेद आपको दिया गया है। तो इसमें स्वर संधि के सूत्रों की चर्चा की गई। सबसे पहले कौन सा सूत्र आया, इको यणचि, अर्थात यण संधि आपको देखनी है। एचो यवा यावह, अर्थात अयादि संधि आपको देखनी है। आद गुण है, अर्थात आपको गुण संधि देखनी है। वृद्धि रेची, अर्थात आपको वृद्धि संधि देखनी है। अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का आ गया है।
एंगह पदांतादति पूर्व रूप संधि आपको देखनी है, उसके बाद एंगी पर रूपम पर रूप संधि, और ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम अर्थात आपको प्रकृति भाव संधि का भी ये प्रकरण एक देखते हुए चलना है। अर्थात प्रकृति भाव को स्वर संधि में समाहित कर लिया गया था लघु सिद्धांत कौमुदी में, लेकिन उस लघु सिद्धांत कौमुदी में से ही एक विशेष सूत्र यहां पर दिया गया, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्य संज्ञा करके प्रकृति भाव संधि का यहां पर कार्य होता है, वो आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, कुछ प्रसंगों में हम यहां पर अन्य संधियां भी पढ़ेंगे, अवंगादेश संधि में मैं जो है पढ़ाऊंगा आपको स्वर संधि में। उसके बाद व्यंजन संधि का मैटर है, व्यंजन संधि में भी सूत्रों के माध्यम से दिया गया है, तो स्तोहोश्चुनाश्चुत्व संधि, ष्टुनाष्टुहुष्टुत्व संधि, झलाम जशोन्ते जस्तु संधि, यरोनुनासिकेनुनासिको वा अनुनासिक संधि, तोरली पूर्व सवर्ण संधि, झयो हो अन्यतरश्याम पूर्व सवर्ण संधि, षष्ठौटी, षष्ठौटी यहां पर छत्व संधि का आ गया, मोनुस्वार है, मोनुस्वार का मतलब आप सभी को पता है कि मोनुस्वार क्या कर देता है, अनुस्वार संधि कर देता है। ठीक है, उसके बाद अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, ये आपकी अनुस्वार पर सवर्ण संधि है, नमो रस्वाद अचिंग नमु नित्यम, ये नमुडागम संधि है। तो ये संधियां भी हम देखेंगे। यहाँ पर रूप, यहाँ पर पर सवर्ण संधि का भी मैटर दिया गया है, जयो हो अन्य तरश्याम के माध्यम से। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो सिलेबस है वो सूत्रों पर आधारित है, अर्थात उन सूत्रों से रिलेटेड जितनी भी चीजें, और ग्रेड फर्स्ट का है, अर्थात शंका समाधान के माध्यम से भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, अर्थात शंकाएं आपको दी गई होगी, उन शंकाओं का समाधान भी आपको इसके माध्यम से करना होगा। शंका से भी प्रश्न आ सकते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, अपवाद कहते हो ना, वो विशेष प्रसंग कहलाते हैं संस्कृत में, उन विशेष प्रसंगों से भी आपके सामने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका पार्ट 1 उच्च माध्यमिक स्तर को कंटिन्यू करते हैं आगे। कहा विसर्ग संधि, आगे क्या आ गया दोस्तों, विसर्ग संधि आ गया है। ठीक है, अब अगर मान लो विसर्ग संधि की हम बात करें तो कहा गया कि विसर्जनीयस्य सह, यहां भी सूत्र दे दिया गया है, विसर्जनीयस्य सह, फिर कहा स सजुषो रुहु, ठीक है, अतो रोर प्लुताद प्लुते, फिर हसीच उत्व संधि के सूत्र हैं, भो भगो अघो पूर्वश्य यो अशी, ठीक है, भो भगो अघो अपूर्वश्य यो अशी, ये सूत्र आपका विसर्ग लोप करने वाला है, आप सभी को पता है। रोरी ये भी विसर्ग लोप वाला सूत्र है। ड्र लोपे पूर्वश्य दीर्घो अण, ए ई ऊ को दीर्घ कर देता है, नीरसह बनता है। ठीक है, उसी तरह एतत् तदोहो सुलोपो अकोरनय समासे हली, ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से हम विसर्ग का लोप करते हैं, आप सभी को पता है। तो ये सारे प्रसंग यहां पर विसर्ग संधि के आपको दिए गए हैं, अर्थात विसर्ग संधि का पार्ट भी यहां पर काफी अच्छा खासा दिया गया है। तो तीनों संधियों को सूत्रों के माध्यम से डिस्क्राइब करते हुए सारी चीजें आपको बता दी गई है। ठीक है, अब ग्रेड सेकंड की बात करें और ग्रेड फर्स्ट की, तो यहां पर चेंजेस ये हैं कि वहां पर स्नातक स्तर में छंद अलंकार आते हैं, लेकिन यहां उच्च माध्यमिक स्तर में ही छंद अलंकार दे दिए गए हैं। तो देखो कह दिया है, तीसरा पॉइंट है निम्नलिखिताम छंदसाम परिज्ञानम, ठीक है, छंदों का परिज्ञान, परिज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान, इस चीज को ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड में टॉपिक आता है सामान्य ज्ञान, और यहां कह रहा है परिज्ञान, परि का मतलब चारों तरफ पूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको। तो कहा अनुष्टुप छंद आप सभी जानते हैं, पढ़े हुए हैं, आर्या छंद मात्रिक छंद होता है, फिर इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति 11 वर्णों वाले छंद हैं। फिर कहा वंशस्त्र द्रुत विलंबित भुजंग प्रयात, और ठीक है, ये तीनों 12 वर्ण वाले छंद होते हैं, आप सभी को पता है। वसंत तिलका 14 वर्ण वाला होता है, मालिनी 15 वर्ण वाला होता है, मंदा क्रांता शिकरणी ये 17 वर्ण वाले होते हैं, शार्दुल विक्रीडतम 19 वाला, फिर स्त्रगधरा 21 वाला, फिर रथोदत्ता वियोगिनी और शालिनी, ये 3 छंद यहां पर नए जुड़ जाते हैं। अर्थात ग्रेड सेकंड के सिलेबस से प्लस 3 छंद, 3 नए छंद यहां पर जुड़ जाते हैं। और परिज्ञान का मतलब आपको इनकी छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि हम आपको बाकायदा नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे, और साथ ही आपको बताते चलेंगे कि किस तरह के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 अव्यय आ गए हैं, तो अव्ययों का प्रयोग बताया गया है, और रिक्त स्थान की पूर्ति, अर्थात आपको अव्यय का प्रयोग करने वाले प्रश्न भी आएंगे, और रिक्त स्थान की पूर्ति। मैं जब मेरी क्लासेस लेता हूं तो बार बार कहता हूं सिलेबस को रट लो,
सिलेबस को रट लो, इसीलिए कहता हूं सिलेबस ही आपका आधा काम पूरा कर देता। देखो कह दिया साफ ही, अव्ययों का प्रयोग और रिक्त स्थान की पूर्ति, अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी आपके सामने आएंगे। अव्यय का प्रयोग तो आएगा ही आएगा, साथ में रिक्त स्थान की पूर्ति भी करवाएगा आपसे। तो कहा अव्यय की बात करें तो पुनः अव्यय है, उच्चयी है, निश्चयी है, ठीक है, शनई ही है, अधः, स्वः, यह, सायं, चिरम, तूष्णिम, सहसा, मिथ्या, पुरा, खलु, किल, धिक, विना, सह, अंतरा और अद्य, ये अव्यय दिए गए, अर्थात इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखा करो। सिलेबस में जो अव्यय अगर इनसे बाहर आएगा तो आप रिट लगा सकते हो ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आपको ये अव्यय देखने, अव्यय प्रकरण बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य अव्यय यहां पर दे दिए गए हैं जिनका आपको अध्ययन करना है, जिनको आपको याद करना है, जिनको आपको ध्यान रखना है, उनका प्रयोग और किस तरह से उनका अर्थ इत्यादि निकलता है वो आपको याद रखना है। उसके बाद के दिया निम्नलिखित शब्द रूपों का ज्ञान तथा विभक्ति आधारित प्रश्न, अर्थात इसमें विभक्ति आधारित प्रश्न भी दे सकता है कि हरि शब्द का, इस विभक्ति का, इस वचन का कौन सा रूप है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न। तो यहां पर कह दिया आपको सारे जो भी आपके शब्द रूप है जो आपके आने वाले हैं सबका नाम दे दिया। देखो राम शब्द, हरि शब्द, पति शब्द, सखी शब्द, ठीक है, गुरु शब्द, पितृ शब्द, सखी शब्द, भूभृत शब्द, गच्छत शब्द, आत्मन शब्द, कर्मन शब्द, लता शब्द। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सखी एक ये रहा, सखी एक ये रहा। सखी जब ई छोटी होगी तो पुल्लिंग में बनता है सखा, सखायो, सखायः, ठीक है, और जब सखी स्त्रीलिंग में होता है तो बड़ी ई हो जाती है, ठीक है, तो यहां बनता है सखी, सख्यो, सख्य है, इस तरह के रूप बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो मति, देखो ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है, नदी, धेनु, वधु, मातृ, फल, वारी, दधि, मधु, राजन, भवत, जगत, मनस, चेतस, अस्मद, युष्मद, सर्व, तत्, इदम। यहां पर सिलेबस शब्द रूप का भी थोड़ा बढ़ जाता है, अर्थात यहां पर ज्यादा शब्द रूप आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। अभी ग्रेड सेकंड पर भी हम चर्चा करेंगे, तब वहां देखेंगे कि इस सिलेबस का थोड़ा संकुचित रूप ही ग्रेड सेकंड में आता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे शब्द रूप जहां पर सर्वनाम शब्द रूपों का भी ग्रहण किया गया है, इन शब्द रूपों को आपको याद करना पड़ेगा। और शब्द रूपों की एकमात्र ट्रिक है दोस्तों, रटना पड़ेगा, आपको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, तभी शब्द रूप आपके याद हो सकते हैं दोस्तों। उसका कोई इलाज नहीं है। आप लोग हमेशा एक प्रश्न करते हो, गुरुजी शब्द रूप याद नहीं रहते क्या करें, तो उसका केवल एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। जितनी बार फ्री बैठे हो शब्द रूप और धातु रूप लिखते रहो बस कॉपी में, ठीक है, याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, उच्च माध्यमिक स्तर को ही आगे बढ़ाते हैं। और कहा निम्नलिखित धातु नाम, अब धातु रूपों की बात कर रहा है तो धातुओं के लिए कह दिया कि धातु नाम लट, लोट, लृट, लंग, लिंग और विधिलिंग। देखो भाई 5 लकार, मैं समझाते समझाते थक जाता हूं, ग्रेड फर्स्ट तक भी 5 लकार ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। जो आपने 10th में पढ़े थे लास्ट, वो 5 लकार ही पूछे जाते हैं, उसके अलावा कोई 10 लकारों का यहाँ पर प्रावधान नहीं होता है। तो इन 5 लकारों में इन धातुओं के रूप आपको याद रखने हैं। सबसे पहले परस्मैपदी धातु, 3 प्रकार की धातुएं होती है। परस्मैपदी जो कर्तृवाच्य में यूज ली जाती है, आत्मनेपदी जो कर्मवाच्य में यूज ली जाती है, और उभयपदी जो दोनों में यूज ली जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहा भू, पठ, हस, लिख, अस, हन, पा, नृत, शक, क्री, ज्ञा, चिंत। अब इसमें से एक क्री धातु दे दी, देखो भाई साहब बहुत खतरनाक धातु होती है, क्री धातु के रूप आपको याद रखने हैं। हन धातु हो गई, ये भी खतरनाक धातु होती है, ये भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, ठीक है। तो ऐसी धातुएं देख करके आपको दोनों तरह से ये सवाल पूछेगा। आत्मनेपदी धातु हो गई, इसमें सेव, लब, रुच, मुद, याद। अगर आप एक धातु याद कर लेते हो आत्मनेपद की तो सारों के रूप याद हो जाते हैं, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उभयपदी, देखो यहाँ क्री यहां भी दिया है और क्री यहां भी दिया है, ठीक है, अर्थात ये क्री धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। पच, क्री और भज, इन तीनों धातुओं के दोनों प्रकार के रूप आपको याद होने चाहिए, उभयपदी भी और आत्मनेपदी भी। तो यहां पर आपको इन धातुओं के रूपों को याद रखना है जिनके माध्यम से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आगे हम चलें तो निम्नलिखित प्रत्ययानाम, प्रत्यय आ गए हैं, सामान्य ज्ञान और प्रकृति प्रत्यय आधारित प्रश्न। पहले तो सामान्य ज्ञान
किस अर्थ में होता है, क्या बचता है, इस संज्ञा किसकी होती है, अन्य कार्य क्या होते हैं, गुण होता है या नहीं, वृद्धि होती है या नहीं, धातुओं से कौन से होते हैं, शब्दों से कौन से होते हैं, ये सामान्य ज्ञान हो गया। और उसके बाद प्रकृति प्रत्यय आधारित अर्थात धातु जैसे दे देगा पट प्लस नूल क्या बनना चाहिए, या फिर आपको सीधे सीधे क्या कर देगा, पठनम देकर के पूछ लेगा ये क्या बनेगा, या पाठक देके पूछ लेगा कि इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न, दोनों प्रकार के प्रश्न यहां पर बनवाएगा। सूत्र भी आपको दे सकता है, अगर बीच में कोई कार्य हुआ है, धातु में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उस सूत्र से रिलेटेड प्रश्न भी आपके सामने आएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले का क्त और क्तवतु आपको पता है निष्ठा प्रत्यय होते हैं। क्षत्रि शानस लट लकार के अर्थ में तुमुन तव्यत अनियर नूल त्रिच यत ण्यत क्यप क्त्वा ल्यप लुट घय तिन, ये नया प्रत्यय जुड़ जाएगा यहां पर। यहां तक तो सब सेकंड ग्रेड में आता है, तीन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद णिणी ये भी नया है, अच भी नया है, इन भी नया है, मयट भी नया है। ये मतुप तल तरप और ईयसुन इष्टन इमनिस तमप और टाप और नीप, ये स्त्री प्रत्यय के दो प्रकरण भी यहां पर जोड़ दिए गए हैं दोस्तों। तो प्रत्यय का प्रकरण भी काफी बड़ा बनाया गया है और सूत्रों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से हम विस्तार रूप पूर्वक जो है चर्चा करेंगे इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये व्याकरण का ऑलमोस्ट, छंदों को अगर हम हटा दें तो व्याकरण का मैटर है। छंद भी एक तरह से व्याकरणिक ही होते हैं, क्योंकि वहां भी आपको सूत्रों के माध्यम से ही पूरी बात याद रखनी पड़ती है और सूत्रों के माध्यम से ही देखना पड़ता है कि कितना क्या मैटर हमें देखना है, कहां पर क्या नियम अप्लाई होगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं दोस्तों। तो ये आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये व्याकरण का मैटर हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। पार्ट टू में कहा गया है भाई साहब स्नातक स्तर आपको देखना है, अर्थात आपको अब बीए लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल के जो चीजें हैं वो देखनी है। अब कह रहा है कि अधोलिखित अलंकाराणाम परिज्ञानम तथा लक्षणोदाहरण संबंधी प्रश्न, अर्थात अलंकार का मैटर जो था वो स्नातक स्तर में ग्रेड सेकंड में भी था, लेकिन इतना विस्तार रूप से नहीं था कि आपको एक एक लक्षण भी याद रखने पड़ते हैं अलंकार के। और ध्यान रखना ग्रेड फर्स्ट में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से गलत होते हैं, क्योंकि अलंकारों से छोटी छोटी चीजें भी वो पूछ लेता है। मुझे आज भी याद है एक बार स्वभावोक्ति रसोचारु यथावद वस्तु वर्णनम ये देकर के पूछ लिया था कि इस पंक्ति में चारु का अर्थ क्या है। अब चारु का सामान्य अर्थ होता है सुंदर अर्थ, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो सुंदरता कौन पैदा करता है, कवि। तो आंसर था उस प्रश्न का कवि प्रतिभाजन्य सौंदर्यम, कवि की प्रतिभा से उत्पन्न जो सौंदर्य है वह स्वभावोक्ति में उस चारु का अर्थ बताया गया था। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है वो प्रश्नों के माध्यम से पूछ ली जाती है और हमारा दिमाग चकरा जाता है। तो एक एक छोटी छोटी चीज से प्रश्न बनाकर आपके सामने जब हम टेस्ट सीरीज लेंगे तो एक एक टॉपिक का टेस्ट सीरीज लेंगे और कोशिश करेंगे कि दो दो तीन तीन पार्ट में वो टेस्ट लिए जाए, जिससे आपको छोटी छोटी चीजें भी क्लियर हो जाए दोस्तों। तो तैयार रहिए, ठीक है। अनुप्रास अलंकार आपका, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है, ये तीनों क्या है भाई साहब, ये आपके वर्ण अलंकार है, अर्थात वर्णों के माध्यम से चमत्कार यहां पर होता है। आप सभी को पता है शब्द अलंकार भी इन्हें कह सकते हो आप। उसी तरह स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, तुल्य योग्यता, व्यतिरेक, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति और वक्रोक्ति, अर्थात यहां पर भी सिलेबस काफी बढ़ा दिया गया है। दीपक अलंकार यहां नया आ गया है, समासोक्ति नया आ गया है, अतिशयोक्ति आ गया है, विभावना है, विशेषोक्ति है, वक्रोक्ति है। ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं होते, लेकिन यहां पर दिया गया है क्योंकि लेक्चरर बनोगे भाई साहब, टीचर थोड़ी बनोगे इसमें, लेक्चरर बनोगे, सीधे ही गजेटेड बनोगे तो फ्री फोकट में गजेटेड तो बनाएगा नहीं, ठीक है। तो तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी भाई दोस्तों, ठीक है। नंबर 2, समासों को इसने स्नातक स्तर में रखा है, अर्थात यहां से भी विस्तार पूर्वक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। स्नातक में बहुत बड़ा वर्णन होता है। तो कहा है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि एतेषाम समासानाम सामान्य परिचय। बड़ा दिमाग लगाते हैं, तत्पुरुष दे दिया,
कर्मधारय भी दे दिया, द्विगु भी दे दिया, अर्थात अंदर से भी प्रश्न आएंगे। और उसके बाद पदानाम समास है, समास विग्रह है, ठीक है। यहाँ पर सामान्य परिचय से मतलब सूत्रों का आपको ध्यान रखना है, कौन से अर्थ में समास होता है, कौन सी विभक्ति में समास होता है, अंदर क्या काम होते हैं, विभक्ति का लोप कैसे होता है, या फिर कोई आदेश होता है तो कैसे होता है, समासांत प्रत्यय किस प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही में आपको पदों का समास और समास विग्रह से रिलेटेड प्रश्न भी यहां पर आएंगे दोस्तों, तो समासों का विस्तार पूर्वक हमको अध्ययन करना है। फिर नंबर 3 पर कहा हिंदी वाक्या नाम संस्कृतानुवाद है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद किस पर आधारित है? कारक आधारित। आप कहोगे गुरुजी कारक तो आए नहीं, कारक आएंगे, कहां आएंगे? स्नातकोत्तर स्तर में, अर्थात एमए लेवल के कारक यहां पर दिए गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंत में कहा कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्या नाम अशुद्धि संशोधनम, ठीक है, कारक प्रत्यय समास इन तीनों प्रकरणों से रिलेटेड अशुद्धि संशोधन वाक्यों के माध्यम से आपको करना है। सामासिक रूप कौन सा शुद्ध बनेगा, कारकों में कौन सी विभक्ति में कौन सा रूप शुद्ध बनेगा, और प्रत्ययों में कौन सा रूप किस प्रकार का बनेगा, किस विभक्ति का प्रयोग होगा, किसके माध्यम से क्या कार्य होगा, इनसे जुड़े हुए अशुद्धि संशोधन आपको पूछे जाएंगे। अर्थात सामान्य स्तर का पेपर नहीं है, थोड़ा लेवल का पेपर यहां पर रहने वाला है। ये आपका सिलेबस है पार्ट 2 का। फिर आता है इसी में पार्ट 2 में ही नंबर 5 पर दिया गया है निम्नांकित पुस्तका नाम सामान्य अध्ययनम। ये सामान्य अध्ययन केवल नाम का ही है, क्योंकि जब आप गीता पढ़ने बैठोगे ना तो ऐसा थोड़ी होगा कि किसी चीज को छोड़ दोगे सामान्य के चक्कर में। द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग्य अध्याय है वो खतरनाक अध्याय है, आप सभी को पता है, तो उसके माध्यम से यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कहा गया नीति शतकम भर्तृहरि, ठीक है, नीति शतकम का संपूर्ण अध्ययन है। यहां पर आपको नीति शतकम के श्लोकों को ध्यान रखना पड़ेगा, सूक्तियों का ध्यान रखना पड़ेगा। किरातार्जुनियम प्रथम सर्ग भारवी के द्वारा लिखा गया, आप सभी को पता है। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीयोध्याय, ठीक है। उसके बाद कहा अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की भी प्रथम वल्ली। अर्थात यहां पर तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पहले पार्ट का पहला पार्ट, लेकिन ये पहला पार्ट भी 150 पेज की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्थात अच्छा खासा सिलेबस है। शुकनासोपदेश ये साहित्य का है, बाण भट्ट आपको पता है। स्वप्न वासव दत्तम ये आपको भास की जो कृति है उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो पुस्तकों को स्पेशल रूप से आपके सामने देख करके सामान्य प्रश्न तो कह दिया है, लेकिन प्रश्न यहां पर सूक्तियों के आएंगे, प्रश्नों के आएंगे। शुकनासोपदेश में से लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन किया जाएगा, बहुत सारी चीजें यहां पर बताई जाएगी, और लगभग 8 प्रश्न यहां से इन सारी किताबों में से आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद निम्नलिखित सूक्ता नाम सामान्य प्रश्न, वरुण सूक्त आ गया, पुरुष सूक्त सेकंड ग्रेड में भी था, अग्नि भी था और विष्णु भी था। इंद्र की जगह वरुण सूक्त यहां पर दे दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 सूक्त वहां भी थे, 4 सूक्त यहां भी होंगे, लेकिन यहां पर इंद्र सूक्त की जगह वरुण सूक्त देकर के आपके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इनके जो प्रणेता ऋषि थे, ठीक है, या इनके जो पर्यायवाची होंगे वो आपको याद रखने हैं, और यहां से प्रश्न बनेगा। यहां पर छंद इत्यादि का भी प्रश्न आएगा कि कौन से छंद का इसमें प्रयोग, गायत्री छंद है, ठीक है, या त्रिष्टुप छंद है, जगती छंद है, इस प्रकार के जो वैदिक छंद है उसका भी आपको ज्ञान रखना पड़ेगा। अंत में कहा संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसमें वैदिक साहित्य की हम बात करें तो वेद, ब्राह्मण, प्रमुख उपनिषद, याज्ञवल्क्य के स्मृति के आचाराध्याय, याज्ञवल्क्य के स्मृति का आचाराध्याय आएगा, और उसका सामान्य परिचय यहां पर बताया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो वैदिक साहित्य का इतिहास है ना, यहां से बड़े टफ प्रश्न बनते हैं, पेपर लेवल का यहां पर जाकर होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करके पढ़ेंगे, लोड लेने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है, सभी को सामान्य रूप से मैं पढ़ाऊंगा। लौकिक साहित्य, वीर काव्य है, रामायण और महाभारत आपको देखने हैं। जो वीर काव्य है उनमें आपको रामायण और महाभारत का सामान्य परिचय देखना है दोस्तों। आगे हम चलें तो अब ये जो है इसी में स्नातक स्तर में महाकवि नाम काव्या नाम परिचय, महाकवियों के काव्यों का परिचय। महाकवि कौन कौन? कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, ठीक है। उसी प्रकार गद्य कवियों का बाणभट्ट, दंडी और सुबंधु, ठीक है। फिर खंड काव्य अर्थात मेघदूतम, गीति काव्य और ऋतु संहारम, यहां स्पेशल पुस्तकों का नाम दे दिया गया मेघदूत, ठीक है, और ऋतु संहार,
इसका आपको ध्यान रखना है, दोनों ही कालिदास की कृतियां हैं, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद नाट्य साहित्य, महाकवि नाम, नाटका नाम परिचय, कालिदास के नाटक, भास के नाटक, भवभूति के नाटक, शूद्रक के नाटक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहा अर्वाचीन कवि, जो वर्तमान कवि थे, जो अभी अभी हाल फिलहाल में जो है संस्कृत से जुड़े हुए थे विगत 50-60 वर्षों से, उनके लिए कहा गया तो अंबिका दत्त व्यास, नो डाउट ये तो आएंगे। उसके बाद देवर्षि कलानाथ शास्त्री, मैं काफी खुशनसीब हूं कि मैंने इनको देखा है, ठीक है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री इनके पिताजी थे, ठीक है। पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, प्रोफेसर हरिराम आचार्य, मैं इनसे भी मिल चुका हूं तो काफी खुशनसीब हूं। डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी और मोहन लाल पांडेय, ठीक है। तो ये सभी जो है अर्वाचीन कवि है, कुछ थे इनमें से, ठीक है, और कुछ वर्तमान में भी जो है वो अपनी सेवाएं जो है वो संस्कृत साहित्य को प्रदान कर रहे हैं। तो इनके बारे में भी सामान्य परिचय और इनके ग्रंथों का सामान्य परिचय हम देखेंगे। ये पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पे ही मिल जाएगी, ठीक है, जब भी आप चाहोगे, ठीक है, वो आपको नोट्स के साथ मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका आ गया है स्नातकोत्तर स्तर, अर्थात एमए लेवल की चीज है। और दोस्तों जिस प्रकार से आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया है, तो ये इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्नातक स्तर से तो ज्यादा की चीज है। अर्थात कारक प्रकरण के पूरे सूत्र दे दिए गए हैं यहाँ पर। और सूत्रों की हम बात करें तो पहला कहा सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण, जो लोग व्याकरण से जुड़े हुए नहीं है उनको कम जानकारी होगी। लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर एक और कौमुदी है सिद्धांत कौमुदी, श्रीमद भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी हुई है। श्रीमान भट्टोजी दीक्षित जो है उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। और सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात व्याकरण जो प्रॉपर व्याकरण जो होती है ना वो आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। सारे सूत्र दिए हुए हैं, मैं सूत्रों को केवल पढ़ के बताऊंगा, आप सभी समझ जाएंगे, ठीक है। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा विभक्ति, कर्तुरिप्सित तरमम कर्म, कर्म कारक, कर्मणि द्वितीया विभक्ति, अधिसिंगस्थासाम कर्म है आधार विषय कर्म, अकथितम च अकथित कर्म, उपान वंद्यांग वशय है, ये भी क्या है भाई साहब, आधार विषय कर्म। अभितः परितः समया निकषाहा प्रतियोगे पी उपद्वितीया दी गई है। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, ये भी उपद्वितीया है। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, ये भी उपद्वितीया है। पूर्ण विराम लगा दिया गया, द्वितीय विभक्ति खत्म। आगे कहा साधक तमम कर्णम, करण कारक, कर्तरी कर्णयो तृतीया विभक्ति, प्रकृत्या दिव्य उपसंज्ञानम, उपपद तृतीया, अपवर्गे तृतीया, आप सभी को पता है। उसके बाद ये नांग विकार है संयुक्त प्रधाने इत्थम भूत लक्षणे, ये सब तृतीया विभक्ति के हैं। उसके बाद कर्मणा यम विप्रेति संप्रदानम, संप्रदान कारक आ गया। चतुर्थी संप्रदाने स्पृहेरिप्सितः रुच्यर्थानां प्रियमाणः, धारेरुत्तमर्णः, क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या असूयार्थानां यम प्रतिकोपः, क्रुद्ध ध्रुयो उपसृष्टयो हो, अर्थात इसमें एक इंटरनल प्रसंग है वो भी दे दिया गया है, देखो आप, ठीक है। उसके बाद तादर्थे चतुर्थी वाच्या, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाच, ये आपकी उपपद चतुर्थी हो जाएगी। फिर आपकी पंचमी विभक्ति ध्रुवम पाए पादानम, अपादान आ गया, अपादाने पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ठीक है। भीत्रार्थानाम भय हेतु, वारणार्थानाम इप्सितः, अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति, आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृति भुव प्रभव पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरश्याम, ये सारे सूत्र पंचमी विभक्ति के दे दिए गए हैं, अर्थात संपूर्ण रूप से प्रकरण हमें देखना है। फिर षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोगे सर्वनाम तृतीया च, षष्ठ अतसर्थ प्रत्ययेन, दूरांतिकार्थ षष्ठ अन्यतरश्याम, आप सभी को पता है दूर और अंतिक, पास और समीपवाची शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रकरण है। अधिगर्ध येषाम कर्मणि कर्तरी कर्मणो कृति, सृष्टि चानादरे कृत्यानाम कर्तरी वा, षष्ठी विभक्ति का भी पूरा यहाँ पर प्रकरण दे दिया। और अंत में सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण, आधारोधिकरणम, सप्तम्यधिकरणे च साध्व साधु प्रयोगे च निमित्तात कर्मयोगे यतश्च निर्धारणम और यश्च च भावेन भाव लक्षणम, तो ये सप्तमी विभक्ति के प्रकरण भी यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। तो आपको संपूर्ण रूप से कारक प्रकरण पढ़ाएंगे और एक एक
टॉपिक में इतना मजा आने वाला है, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर ली तो व्याकरण में पढ़ने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, आगे फिर जब आप कॉलेज लेक्चर इत्यादि की तैयारी करोगे तो इस सिलेबस को बढ़ाओगे। बाकी आपको अगर ग्रेड सेकंड की भी तैयारी करनी है तो फर्स्ट ग्रेड आपने पढ़ ली तो कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं, इस स्तर का यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, आगे हम चलें तो कहा भाषा विज्ञान, ये आपका स्नातकोत्तर स्तर है। ठीक है, तो भाषा विज्ञान से संबंधित अर्थात भाषा की उत्पत्ति, प्रमुख सिद्धांत, उच्चारण स्थान, ध्वनि के नियम और भाषाओं का वर्गीकरण। काफी डिफिकल्ट है लेकिन हम पढ़ाएंगे सरल रूप में, लोड लेने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद कहा निम्नलिखित दर्शन ग्रंथा नाम सामान्य अध्ययन, दर्शन ग्रंथ दिए हुए। तर्क भाषा सबसे पहले तो दिया हुआ है सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण की है। ठीक है, उसके बाद तर्क भाषा, प्रामाण्य वाद पर्यंतम, ठीक है, प्रामाण्यवाद तक केशव मिश्र की, और चारवाक दर्शन, ये 3 पुस्तकें आपको दी गई है, सांख्य कारिका, तर्क भाषा और चारवाक दर्शन। और अंत में कहा नंबर 4 अलंकार शास्त्राणाम सामान्य अध्ययनम, और सामान्य अध्ययन में नाट्य शास्त्र भरत मुनि भाई साहब का, काव्य प्रकाश मम्मट जी का, साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ का, और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का। ये चारों किताबें जो साहित्य की प्राण है, साहित्य की जान है, साहित्य का मूल स्वरूप है, वो आपको पढ़ना है, वो भी स्नातकोत्तर स्तर का, अर्थात काफी बड़े लेवल पर ये होने वाला है दोस्तों, ये आपको देखना है। ठीक है, आगे हम चले तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रकरण है वो यहां पर बताया गया है। और शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकरण की हम बात करें तो यहां पर शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व बताया गया। सबसे पहले अधिगम कर्ता, फिर शिक्षक, फिर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और विद्यालय प्रभावशीलता, अर्थात विद्यालय में किस तरह से आपको मैनेजमेंट बिठाना है। अधिगम कर्ता का विकास, किशोर अधिगम कर्ता में संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास के प्रतिमान और वैशिष्ट, ये सब साइकोलॉजी के सब्जेक्ट है, हम तो पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी संप्रत्यय अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। और अंत में किशोर अधिगम कर्ता का प्रबंधन, किशोर अधिगम कर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं, ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजी के जो टीचर होंगे जो पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे। और अंत में कहा सूचना संप्रेषण आईसीटी यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो पूर्ण रूप से साइकोलॉजी के साथ ये आपकी स्कीम होने वाली है। सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है उसमें से 55 प्रश्न आएंगे, तो 110 मार्क्स का मैटर होगा। स्नातक स्तर से 55, 110 मार्क, स्नातकोत्तर से 10 प्रश्न, अंतिम जो 3 टॉपिक थे उससे 10 प्रश्न आएंगे, तो ये 20 नंबर का हो जाएगा। और अंत में ये आपकी जो साइकोलॉजी है उससे 30 प्रश्न 60 नंबर का, तो इस तरह 150 प्रश्नों का 300 नंबर का आपका मैटर रहेगा, ये आपको देखना है। और आरपीएससी की साइट पे सिलेबस उपलब्ध है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं और क्विकली एक बार ग्रेड सेकंड का सिलेबस भी हम देख लेते हैं। हालांकि ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है, फर्स्ट ग्रेड का छोटा स्वरूप है, तो आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहां पर जो पेपर स्कीम है वो आपकी जो है 300 नंबर की होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। यहां पर बस थोड़ा उल्टा है, यहां पर 130 प्रश्न व्याकरण के प्लस 20 प्रश्न शिक्षण विधियों के होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। वहां 30 प्रश्न साइकोलॉजी के थे, यहाँ 20 प्रश्न जो है वो शिक्षण विधियों के होंगे, जो हम देखते हैं आगे। यहाँ भी वही लघु सिद्धांत कौमुदी पर आधारित संज्ञा प्रकरण से इत, संयोग, संहिता, सवर्ण, उदात्त, अनुदात, स्वरित, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और पद यहाँ पर दिए गए हैं। सामान्य रूप आपको ध्यान रखना है। उसी तरह अच संधि से जितने भी सूत्र वहां थे वो सेम यहाँ दिए गए हैं। इको, यणची, एचो, यवा, यावा, अक, सवर्ण, दीर्घ, आद, गुण, वृद्धि, रेची, जो स्वर संधि है पूरी वो दी गई है। उसी प्रकार हल संधि भी यहाँ पर पूरी दी गई है, सारे सूत्र आपको पढ़ने हैं। 13 प्रकार की हल संधि है, वो सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो विसर्ग संधि सेम यहाँ पर दी गई है, ठीक है। विसर्ग संधि से वही सजुषो, रू, खर, वसान, यो, विसर्जनीय, सारे सूत्र जो फर्स्ट ग्रेड में थे आपके वही सारे यहाँ पर दिए गए हैं। समास यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्तर के अर्थात कम स्तर के प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो समासों की हम बात करें तो अव्यय भाव और तत्पुरुष ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्यय आपके जो है यहीं पर दे दिए गए, तक, तब, तू, क्षत्रि, शानच, यहाँ पर कम हो जाएंगे थोड़े, फर्स्ट ग्रेड में थोड़े ज्यादा थे, यहाँ कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो ऋणी इत्यादि प्रत्यय नहीं आएंगे, तिन प्रत्यय नहीं आएगा, अच प्रत्यय नहीं आएगा, मयट नहीं आएगा, बाकी सारे प्रत्यय एज इट इज यहाँ पर भी दिए गए हैं। शब्द रूप वही राम, हरि, पति सेम, इसीलिए तो सेकंड ग्रेड का बाद में लिया है मैंने, क्योंकि आपने पहले विस्तार रूप से फर्स्ट ग्रेड का देख लिया तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा।
धातु रूप वही पंच लकारों में, 5 लकारों में आपको धातु रूप, यहां पर भी धातुओं की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। यहां पर डिवाइडेशन नहीं है, यहां सीधे सीधे धातुएं दे दी गई है, लेकिन इसका एक नुकसान है क्योंकि यहां पर एक दा धातु दे दी गई है और दा धातु दोनों में चलती है, क्री धातु दोनों में चलती है। जो उभयपदी धातुएं होंगे ना वो दोनों में आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम चलें तो निम्नलिखित अव्यय शब्दों से संबंधी सामान्य प्रश्न, वही अव्यय प्रकरण यहां पर दिया गया है, कुछ अव्यय कम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कहा उपसर्ग, वहां पर उपसर्ग नहीं है, यहां पर उपसर्ग है, लेकिन वहां अव्यय दे दिए गए तो उपसर्गों का इनडायरेक्टली ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ उपसर्ग प्रकरण अलग से दे दिया गया। आप सभी को पता है 22 के 22 उपसर्ग हम पढ़ेंगे, भले ही यहाँ पर कम दिए गए हों, और लेकिन जो सिलेबस में दिए हुए हैं उन पर थोड़ा ध्यान ज्यादा केंद्रित रखेंगे दोस्तों। और अंत में कहा उपर्युक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि और संस्कृत अनुवादस्य। अगर मैं देखूं तो इन 9 टॉपिकों से 9 क्वेश्चनों के हिसाब से 81 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों? 81 प्रश्न, अर्थात व्याकरण का मैटर यहां पर 81 प्रश्न का है उच्च माध्यमिक स्तर में। बाकी 8 प्रश्न आपके स्नातक स्तर में से आएंगे। इस तरह से 90 के लगभग जो क्वेश्चन होंगे वो किससे होंगे दोस्तों? व्याकरण से होंगे, आपको ध्यान रखना है। तो 9 इंटू 9 करके आप 81 कर सकते हो। आगे इसका जो 10वां पॉइंट है वो साहित्य का छोटा सा पार्ट है, वहां से भी 9 क्वेश्चन अपन लेंगे तो उच्च माध्यमिक स्तर लगभग 90। और जैसा कि आपको पहले पेज पर ही बता दिया गया था 180 अंक लिखा हुआ है, अर्थात यहां से कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों? 90 प्रश्न आएंगे। हर एक टॉपिक से 9 प्रश्न यहां पर बनने वाले हैं, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। व्याकरण का सिलेबस उसी प्रकार का है जिस प्रकार का फर्स्ट ग्रेड में था आपके। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलें तो आगे कहा गया है संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न है, जिसमें महाकाव्य कवि दिए गए हैं वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, महागौर, श्रीहर्ष। उसी तरह गद्य काव्य कवि दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास। नाट्य कवि भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक, विशाख दत्त। नीति कवि भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा, पंडित नारायण पंडित। और अर्वाचीन कवियों में देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री और पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। तो यहां से भी 9 प्रश्न हो जाएंगे। तो आप 10 टॉपिक से 9 प्रश्नों को आप इंटू करेंगे तो प्रत्येक टॉपिक से 9 प्रश्न हो गए तो कितने प्रश्न हो जाएंगे? उच्च माध्यमिक स्तर से 90 प्रश्न, अर्थात 180 अंक का आपका ये मैटर हो जाएगा। अर्थात आप ये समझ सकते हो कि 300 अंकों में से 180 अंक उच्च माध्यमिक स्तर से आपके आ रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। साहित्य के यहां से 9 प्रश्न आएंगे, बाकी 81 प्रश्न पूरे व्याकरण को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये उच्च माध्यमिक स्तर आपका हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो स्नातक स्तर यहां पर दिया गया है और इसका अंक विभाजन है 80। 80 इसका क्या है? अंक विभाजन है। तो 180 और 80 कितने हो गए? 260 हो गए ना दोस्तों। तो उसके बाद 40 प्रश्न, 40 अंक किसके होंगे? शिक्षण विधियों के होंगे, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर वही जैसे वहां सूत्र दिए हुए थे वहां यहां पर भी सूत्र दिए हुए, लेकिन उनको घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। अंदरूनी प्रसंग इतने नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो समान रूप से, क्योंकि हम अगर मान लो वरिष्ठ अध्यापक बन रहे हैं, हमसे कोई प्रश्न कर ले तो उसका जवाब देने लायक तो रहे ना, तो वैसे ही पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो यहां पर भी पूरे कारकों के प्रश्न है, तो वही प्रथमा विभक्ति का सूत्र है, द्वितीया का है, तृतीया का है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इत्यादि कारकों के माध्यम से पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है। बार बार बोलने से तो फायदा है नहीं, ठीक है, आप सभी को पता है, बोल चुका हूं। सारे सूत्र कम कर दिए गए तो आप देख लेना कितने कम हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर छंद आ गए हैं, वहां भी स्नातक स्तर में छंद थे, यहां भी थे। ठीक है, छंदों में अनुष्टुप, आर्या, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वही सारे छंद है। कुछ छंद यहाँ पर कम है, यहाँ पर रथोद्दता, वियोगिनी इत्यादि छंद नहीं है, शालिनी छंद नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात कम हो गया है सिलेबस, लेकिन छंद जो छंद शास्त्र के सामान्य छंद हैं वो आपके सामने उसी रूप में दिए गए हैं जिस रूप में आपको अध्ययन करना है दोस्तों। ठीक है, आगे हम चलें तो निम्नलिखित अलंकारों का लक्षण उदाहरण सहित सामान्य प्रश्न, वही पूरा टॉपिक, वही स्नातक स्तर में से। यहां पर भी अनुप्रास, यमक, श्लेष, यहां पर कुछ अलंकार नहीं है, जैसे वहां दीपक आया था, विभावना आया था, ठीक है, अतिशयोक्ति आया था, वक्रोक्ति आया था, इस तरह के यहाँ पर अलंकार नहीं है। बाकी सामान्य अलंकार सारे दिए हुए हैं। उसके बाद सूत्र, जैसा कि मैंने कहा था कि इंद्र सूक्त है यहाँ पर, वहां पर वरुण सूक्त जोड़ दिया गया था। पुरुष, अग्नि और विष्णु सूक्त सेम दिए गए हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। श्रीमद्भग भागवत गीता का 2य अध्याय, अन्य अन्य यहाँ पर ग्रंथ नहीं है,
केवल श्रीमद् भगवत गीता ली है उनमें से, और उसका भी द्वितीय अध्याय वही, और ईशोपनिषद यहाँ पर दिया है, वहां कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली दी गई थी, यहाँ पर ईशोपनिषद लिया है। और अंत में कहा वर्ण व्यवस्था, अर्थात ये मनुस्मृति, इसको आप कह सकते हो, एक किताब है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति पर आधारित ये प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। और मनुस्मृति में से वर्ण व्यवस्था आपको देखनी है, आश्रम व्यवस्था देखनी है, षोडश महायज्ञ, षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ यहाँ पर दिए गए हैं। तो भारतीय संस्कृत साहित्य इतिहास से यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई है, भारतीय संस्कृति का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अपना जो है स्नातक स्तर था। यहाँ पर आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 पॉइंट है ना, तो 5 पॉइंट से 8 प्रश्न यहाँ डिवाइड कर सकते हो, तो 40 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 40 का मतलब 80 अंक यहाँ पर हो जाएंगे। अर्थात आप संस्कृत का मैटर देखें तो 90 प्लस 40 अर्थात 130 प्रश्न आपके संस्कृत से आएंगे, जो 260 अंकों के होंगे। ठीक है, तो संस्कृत अर्थात साहित्य के लगभग 40 प्रश्न, और आगे हम देखें तो उधर 90 प्रश्न वहां पर व्याकरण के आपके रहेंगे। इस तरह से इस पूरे मैटर का जो है 260 अंक निर्धारित होता है दोस्तों। संस्कृत ये हो गई है। आगे शिक्षण विधियां आपकी आ जाएगी, और शिक्षण विधियों का कितना मैटर दिया गया है ये देख लेते हैं। शिक्षण विधि में पार्ट 3 है ये, भाषा कौशल संबंधी प्रश्न। आपको पता है पठन कौशल और लेखन कौशल, चारों कौशल की अभिवृद्धि जो है विषय के यहाँ पर विधि नहीं दी गई है, केवल 2, पठन और लेखन संबंधी। लेकिन पढ़ने चारों पढ़ेंगे क्योंकि जुड़े हुए तो आपस में है ना, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से भी ये पूरे तो पढ़ाएंगे अपन से। ठीक है, तो भाषा कौशल हम पढ़ेंगे। रीट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, आप सभी को पता है, उसी प्रकार से और सरल रूप से और विस्तृत करते हुए उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल भी लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। अध्यापन विधियां अर्थात शिक्षण विधियां हमें देखनी है। तो शिक्षण विधियों की बात करें तो व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, 4 शिक्षण दिए हुए हैं। चारों शिक्षण हम देखेंगे, इसमें भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, पढ़ाए हुए हैं मेरे पहले। ठीक है, अध्यापन कौशल, प्रस्तावना कौशल, अन्वेषण प्रदान, शाम पट्ट, प्रश्नोत्तर और प्रवाह कौशल, ये भी आप सब लोग पढ़ चुके हैं मेरे से और अच्छे से इनका ज्ञान आपको है। तो वही हमें देखना है दोस्तों, उन्हीं को वापस हमें और थोड़ा विस्तार रूप से देखेंगे। और यहाँ पर पाठ योजनाएं आ जाएंगी, जबकि जो आपके जो आपके संप्रेषण के साधन है या सहायक साधन है ना, सहायक सामग्री, वो इनडायरेक्ट रूप से सिलेबस में है, तो वो भी हमें पढ़ना है। कौन से श्रव्य दृश्य होंगे, कौन से दृश्य होंगे, कौन से साधन जो है वो अच्छे होते हैं, कौन से साधन खर्चीले होते हैं, किस तरह से उनकी उपलब्धता होती है, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे दोस्तों। पाठ योजनाओं की बात करें तो 5 प्रकार की पाठ योजनाएं आपके लिए दी गई है, गद्य पद्य व्याकरण, अनुवाद और नाट्य पाठ योजना। इन पाठ्य योजनाओं का सोपान क्रम, प्रमुख सोपान, ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। और कितनी देर में इस पाठ्य योजना का संपादन होता है, एक एक लेसन बना के, एक एक जो है लेसन पढ़ा के भी हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल भी इसमें फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। और आगे इसकी स्कीम दी गई है जो आपको आरपीएससी की साइट पे भी मिल जाएगी। 180 मार्क्स का आपका उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, 80 मार्क्स का आपका स्नातक स्तर का होगा, और 40 मार्क्स की आपकी शिक्षण विधियां अर्थात 150 क्वेश्चनों का 300 अंकों का यहाँ पर क्या होगा, मैटर होगा। और इन 300 अंकों में से आप कितने अंक खींच पाते हो, कितने अंक आप ले पाते हो, ये आपको आपकी प्रतिभा और जो है पढ़ाई पर डिपेंड करेगा। अब हम समय की बात करें तो हमारा सिलेबस की पूर्ति कितने समय में हो जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका ग्रेड सेकंड है, पहले ग्रेड फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ग्रेड फर्स्ट की अगर आप 90 दिन में तैयारी करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 घंटे आपको डेली पढ़ाई करते हुए आपका 90 दिन में सिलेबस अर्थात आपको मिनिमम 270 घंटे आपको देने पड़ते हैं। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम 270 घंटे जो है वो आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, अर्थात 90 दिन में जब तक आप 3 घंटे डेली नहीं पढ़ोगे ना, तब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इतना बड़ा सिलेबस है। और अगर आपको 2 घंटे में डिवाइड करना है तो 270 में 2 का भाग दे लेना, कितने दिन जाएंगे उसमें, आपके 4 से 4.5 महीने जाने वाले हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह ग्रेड सेकंड की हम बात करें तो लगभग बता रहा हूं, मिनिमम अगर आप 2 से 2.5 घंटे पढ़ाई करेंगे, 2 से 2.5 घंटे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 180 से
180 से 200 घंटे, 180 से 200 घंटे का सिलेबस होगा दोस्तों। और इसके लिए आपको डेली 2 से 2.5 घंटे जो है डेली पढ़ना पड़ेगा, इसके माध्यम से आपका कंप्लीशन हो जाएगा। तो यहाँ भी आपके मिनिमम 3 से 4 महीने का ये कोर्स रहेगा जो आपको रेगुलर करना है, छोड़ना नहीं है। बीच में अगर कुछ छूट जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आगे वो समझ में नहीं आता है। संस्कृत मैंने हमेशा कहा है गणित के समान है, मैथमेटिक्स से एक चीज छूट गई तो दूसरे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है, जुड़े रहना है हमारी ऑनलाइन पढ़ाई की ऐप से, कोर्स परचेज करना है। ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो संपूर्ण ठीक है, जितना भी मार्केट है, जितनी भी एप्स है, उनमें सबसे जो है सस्ता कोर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला कर सकें और जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनकी जॉब लगे। इसी आशा उम्मीद के साथ जो है हम ये तैयारी शुरू करवाना आपकी प्रारंभ कर रहे हैं। कोर्स बहुत जल्दी आपका जो है ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। साथ ही यूट्यूब पर भी बार बार आपको इस बारे में सूचित किया जाएगा कि कब से हमारा कोर्स अनाउंस हो रहा है, क्या उसकी फीस रहने वाली है, कितना उसका ड्यूरेशन रहने वाला है। जो लोग ऐप पर लाइव क्लास लेना चाहते हैं उनको भी एक टाइम स्लॉट प्रोवाइड करवाया जाएगा कि आज ऐप पर इतने बजे लाइव क्लास होगी। ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी दोस्तों। तो जुड़े रहना है हमसे, छोड़ना नहीं है। एक बार अगर आप आ गए, एक बार इस रण में कूद गए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हम आपके साथ अंत तक रहने वाले हैं। ठीक है, आपको उस दरवाजे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, उस एग्जामिनेशन रूम तक। वहां पर जाकर आप अपनी प्रतिभा से, अब आप अपनी मेहनत से सफलता को चूमना दोस्तों। हमारा काम मार्गदर्शन देना है, आपका काम चलना है उस रास्ते पर दोस्तों। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा कि आप हमारा जो सिलेबस डिस्कशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट ग्रेड का विस्तृत रूप से था, क्योंकि सेकंड ग्रेड का उसी का छोटा पार्ट था, तो इस वजह से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल इस पूरे सिलेबस की एक रणनीतिक रूप से हम तैयारी करेंगे और अगली क्लास में मिलेंगे हम पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है संज्ञा प्रकरण दोस्तों। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आचार्य श्याम दादीच आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करने में व्यस्त रहें दोस्तों। हार्दिक आभार, बहुत बहुत प्रणाम।